नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश का एक जिला सिंगरौली पूरी तरह बर्बाद होने के कगार पर पहुंच चुका है। अब पहले आपने सुना होगा कि अडानी को वहां के जंगल दे दिए गए हैं। जंगल तेजी से कट रहे हैं, जंगल बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन अब एक और खबर निकल कर आई है कि NCL जो नॉर्दर्न कोल इंडिया लिमिटेड है, उसने अब जो सिंगरौली बस्ती है, जो आवासीय क्षेत्र है, वहाँ तक खनन शुरू कर दिया है और मकानों पर नंबर डाल दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ये पूरी बस्ती उजाड़ी जाएगी, सब उजाड़े जाएंगे। क्या हो रहा है ये? कोयले के लिए जंगल भी बर्बाद और लोगों को भी उजाड़ा जा रहा है। जंगली जानवर पूरे विस्थापित किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष मौन है। विपक्ष के हालांकि जो नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों एक दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए सिंगरौली पहुंचे थे और बढ़िया फोटोग्राफी करा के वापस लौट आए हैं। लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो ये मानते हैं कि इस कांग्रेस को हमने खड़ा किया है, जो विपक्ष के झंडावरदार कहलाते हैं, उन्होंने ऐसी चुप्पी ओढ़ ली है कि कुछ बोलना ही नहीं है। ऐसा नहीं हो कि अडानी साहब नाराज हो जाएं। आपने नहीं सुना होगा सिंगरौली के मुद्दे पर कमलनाथ जी का एक बयान आया हो। आपने नहीं सुना होगा कि सिंगरौली के मुद्दे पर दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री का कोई बयान आया हो। आज हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सिंगरौली के एक सामाजिक कार्यकर्ता भास्कर मिश्रा जी मेरे स्टूडियो में हैं। आज वो संयोग से भोपाल आए हुए हैं, मैंने उन्हें अपने स्टूडियो बुलाया। ये वो भास्कर मिश्रा हैं जो वहाँ प्रो पीपुल्स मुद्दे यानी कि आम जनता से जुड़े मुद्दे पर लड़ बैठते हैं, जेल चले जाते हैं, चिंता नहीं, जेल से निकलते हैं, फिर संघर्ष शुरू करते हैं। तो मैं आज भास्कर मिश्रा से पूछता हूँ, उनसे बात करता हूँ और आपको उनसे मिलवाता हूँ कि आखिर इस सिंगरौली में चल क्या रहा है। भास्कर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको हमेशा देखता रहता हूँ, कई संघर्षों पे आपने जेल यात्राएं कर ली। अब तो गिनती भी नहीं रही होगी कि कितनी बार जेल चले गए आप। चौथी बार फिर से जिला बदल होने वाला है। चौथी बार जिला बदल की तैयारी है आपकी? चौथी बार। चलिए, ये भी एक आपकी जो पहले डिग्रियां हुआ करती थी और अब ये भी उपलब्धि है, क्योंकि आपने कभी किसी की जेबकंडी तो की नहीं, चोरी तो की नहीं, डकैती तो डाली नहीं। ये जो कुछ आपके ऊपर हो रहा है, जिला बदल भी हो रहा है, तो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आम आदमी की आवाज़ बने हो। तो जी, तो भास्कर, मैंने अभी तक अपने तमाम दर्शकों को दिखाया कि अडानी को जंगल सौंप दिया है। अब तो आपने आज एक नई जानकारी बताई मुझे कि पूरा सिंगरौली जो आवासीय क्षेत्र है, मकानों पर रेड लाइन वो लग गया नंबर के, ये भी हटाए जाएंगे और अभी तक पुनर्वास का कोई योजना नहीं है वहाँ पर। क्या मामला है ये? देखिए, सिंगरौली जिला जिस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम सिंगरौली पड़ा, अब वही खतरे में है। एक तरीके से कह लीजिए, जंगल जमीन सब तो जा ही रही है, लेकिन हमारी पहचान अब वो जाने के कगार पे है, डूबने के कगार पे है। वहाँ पे NCL की 2 खदानें, पूर्णतः जयंत खदान एक कह लीजिए, और आंशिक रूप से दूधीचुआ खदान, 2 खदानों का विस्तार होना है और वहाँ लगभग लाखों परिवार उजड़ने वाले हैं। वैसे तो जो सरकारी आंकड़े वो 10,000 15,000 मकान बताए जाते हैं, लेकिन चूंकि बहुत से मकान ऐसे हैं, और मेरे सिंगरौली ज़िले का ये दुर्भाग्य कहिए या जो भी कहिए कि वहाँ पे जो बस्ती है वो 40 से 50% पूरे सिंगरौली ज़िले की बात कर रहा हूँ, तो सरकारी ये ज़मीनों पर है। तो वहाँ भी स्वाभाविक सी बात है, बहुत से लोग सरकारी ज़मीन पर बसे हुए हैं, बहुत सदियों से बसे हैं, पुश्तैनी बसे हुए हैं। अगर उनको सबको जोड़ दिया तो लाखों परिवार विस्थापित होंगे। और अभी तक वहाँ पर मकानों में नंबरिंग कर दी गई है, नापी हो गई है, लेकिन उनके पुनर्वास का कोई भी ठोस जो है प्लान अभी तक NCL ने नहीं दिया है, ना सरकार को कोई मतलब है उससे। खदान लगातार लोगों के घर तक पहुंच जा रही है, घर के बिल्कुल नजदीक। वैसे कोयला निकाल रहे हैं जी, ब्लास्टिंग होती है, पहले ब्लास्टिंग होती है, फिर कोयला निकलता है। तो जब ब्लास्टिंग होती है, लोगों के घर जो है तो दहल जा रहे हैं, फट जा रहे हैं। और आपको बताऊं, कई तो मौतें हो गई हैं।
ब्लास्टिंग से घर गिर गया और लोगों की मौतें हो गई। अब प्रशासन और एनसीएल मिलकर उसको छुपा देते हैं, कुछ मौत का कारण और बदल देते हैं। लोगों को जब विस्थापित करेंगे तो कहाँ ले जा रहे हैं? कोई जगह कोई अभी प्लान नहीं दिया है, ना तो ये बताया है कि हम कहाँ ले जा करके बसाएंगे। कितने लोगों को विस्थापित करना है? वहां पे अगर परिवार, बता तो रहा हूँ, 1 लाख परिवार से कम नहीं है, 1 लाख परिवार से ज्यादा है। बहुत बड़ा आंकड़ा बता जी। रहे हो। और अगर मैं परिवार की बात कर रहा हूँ, अगर व्यक्ति के हिसाब से करेंगे तो 4 से 5 लाख लोग विस्थापित होने वाले हैं। 4 लाख कम से कम लोग विस्थापित होने वाले हैं। इसका लाभ किसको मिल रहा है? केवल एनसीएल को मिल रहा है या कोई प्राइवेट लोग भी वहां काम कर रहे हैं? है क्या है ये? देखिए, अभी तक तो एनसीएल कहने को सरकारी कंपनी है, लेकिन उसमें सिर्फ नाम सरकारी रह गया है। पूरी तरीके से वो आउटसोर्सिंग पर डिपेंड हो गई है। और ऐसा बताया जा रहा है, वहाँ के ट्रेड यूनियंस लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि ये भी इसको जानबूझ के घाटे में लाया जा रहा है ताकि अडानी को सौंपा जा सके। तो भविष्य में कह लीजिए कि ये जो भी फायदा होगा वो अडानी महोदय को होगा, या किसी और प्राइवेट कंपनी, हो सकता है अंबानी भी हो इसमें या कोई और हो। तो अडानी तो पहुंच ही गए ना, उनकी एक जो कंपनी है जी, उसको करीब 6000 एकड़ जमीन तो दे ही दी गई है। कंपनी अडानी, ये तो व्यक्तिगत डायरेक्ट कंपनी अभी अडानी ने लिया, लेकिन जो वहाँ APMDC की माइंस है, जो आंध्र प्रदेश मिनरल्स की कंपनी है, वो आंध्र प्रदेश सरकार की संभवतः कंपनी है, उसको भी अडानी ही चला रहे हैं। वो पूरा केवल नाम का APMDC का है, पूरा अडानी उसका माइंस खोद रहे हैं, अडानी उसका विस्थापन, मतलब जो चाहते वही अडानी करते, मतलब एक तरीके से वो अडानी की ही कंपनी है। भास्कर जी, तो आप ऑलरेडी कांग्रेस से जुड़े हुए हो। जी, मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ कांग्रेस का। हाँ, अभी मैंने देखा कि नेता प्रतिपक्ष को मोटरसाइकिल पे बिठा के आप जी, जंगल के अंदर तक ले गए थे, जहाँ अलाउ नहीं था, जी, वहां तक ले गए थे। जी, नेता प्रतिपक्ष अंदर तक गए थे और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने बाहर मोर्चा संभाल रखा था। जी। क्या कारण है कि ये जो भोपाल से जाते हैं नेता, ये केवल फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं? वास्तव में यदि इनको विरोध करना था तो बैठ जाते धरने पर वहां। नहीं, धरने पर बैठे थे, पहले से प्लानिंग बनाई गई थी। चूंकि अगर सारे नेता एक साथ अंदर जाते तो लोगों को शंका हो जाती और पुलिस उधर लगा ली जाती। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक बार जैसे हमारे नेता आदरणीय विक्रांत भूरिया जी अंदर पहुँच गए थे, तब से जैसे गोरिल्ला युद्ध होता है ना, पहले गोरिल्ला युद्ध, तो पेड़ों पर इन लोगों ने फॉरेस्ट गार्ड को, पुलिस वालों को लगा रखा था कि अगर इन रास्तों से कोई जाएगा तो पता चल जाएगा। और हुआ भी यही, जब हम लोग वहां से निकले तो वहां से मतलब उस इलाके में जाना है, अंदर का मतलब है जहां कटाई हो रही है। जहां कटाई हो रही है, तो हम लोग एक पगडंडी से अंदर गए, बाइक से गए, कुछ पैदल चल के गए। तो नेता प्रतिपक्ष जी और हमारे साथी और थे, तो उन लोगों ने वहां से पुलिस जो है तुरंत सूचना दे दी। और इसके बाद हमारे सामने की बात है, और आप देखेंगे एक वीडियो भी है जिसमें मैं खड़ा हूँ, नेता प्रतिपक्ष जी फोन पे बात कर रहे हैं, वो मुख्य सचिव का फोन चला गया उनके पास। फिर अंत में मुख्य सचिव जी ने संभवतः 5 लोगों का या 6 लोगों को अलाउ किया। तो बाद में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय जीतू पटवारी जी भी अंदर गए और उनके साथ जो टीम के लोग गए थे। लेकिन 12 लोगों को जाने देने में क्या ऐसी दिक्कत थी? जब 5 लोग जा सकते थे, 12 लोग भी जा सकते थे। अच्छा, एक सवाल का जवाब मैं नहीं तलाश पा रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष पहुंच गए, प्रदेश अध्यक्ष पहुंच गए, लेकिन पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो कमलनाथ जी हों, पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हों, इन्होंने अभी सिंगरौली के मुद्दे पे मौन क्यों ले लिया है? देखिए, ये बहुत बड़े नेता हैं, मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि इनके मौन का जवाब मैं दे पाऊँ। ये तो जवाब वही लोग देंगे। लेकिन जहाँ एक बात आपने कहा था कि अगर ये लोग आदरणीय जीतू पटवारी जी और नेता प्रतिपक्ष जी हैं, इन लोगों ने गया तो उन्होंने पूरी ताकत से अंदर गए, ऐसा नहीं फोटो खिंचवाने के लिए। आप बताइए, इतनी धूल दूषित उनकी हालत आप देखे होंगे नेता प्रतिपक्ष जी का, कि पूरा धूल दूषित हो गए थे। वो कटाई के वजह से वहाँ पे जो ट्रैक्टर निकल रहे हैं, गाड़ियाँ निकल रही हैं, उससे वहाँ जंगल पूरा कह लीजिए कि धूल धूल हो गया है पूरा। वहाँ अब गाड़ियाँ निकल रही और रोड बनी नहीं है, तो पूरी तरीके से धूल के अलावा कुछ है नहीं वहाँ। और कई बार तो एक्सीडेंट होते हुए बचा है, क्योंकि वो रोड सड़क में जंगल में बाइक फिसल जा रही थी, तो नेता प्रतिपक्ष जी गिरते गिरते बचे हैं। अगर उनको केवल फोटो खिंचवाना होता तो इतनी मेहनत क्यों करते? हमारे एक सेकंड, और मेरे जो तमाम नेता जो गेट पे थे, वो लोग वहाँ धरने पे बैठे हुए थे, और जब अंदर उनको ले जाया गया है, वो वहाँ परिस्थिति देखे, वहाँ के जो निवासी उनसे बात करके जब वो वापस आए हैं, तब जा करके धरना खत्म हुआ है। भास्कर जी, एक जानकारी मैंने आज अखबारों में पढ़ा है कि अब सरकार ने, हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, सिंगरौली के जंगल को भी पूरे मध्य प्रदेश में कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई किसी प्रकार का कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा, और यदि काटना है तो एनजीटी की एक कोई वो बनेगी, टीम बनेगी, और उसकी अनुमति और देख रेख में कटाई होगी मध्य प्रदेश में। यदि ये आदेश हाईकोर्ट ने दे दिया है, तो क्या जंगल की कटाई रुक गई है वहाँ पर सिंगरौली में? ये आदेश तो मुझे लग रहा है 20 से 25 दिन हो गए आए हुए, लेकिन कटाई कहीं भी नहीं रुकी है। अब उन्होंने कटाई का तरीका बदल दिया है। तो मतलब हाईकोर्ट को चुनौती दे रहे हैं ये लोग? यस,
हाई कोर्ट की बात, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी ने तो ऑलरेडी वहाँ कर रखा है कि पहले से ही आदेश है एनजीटी का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सड़क मार्ग से कोयला का परिवहन नहीं होगा, लेकिन लगातार हो रहा है कोई। और उसी सड़क मार्ग के कोयले के परिवहन से 2000 से ज़्यादा लोगों ने वहाँ अपना जान खो दिया, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से। कल मैंने सुना था जीतू पटवारी जी को, वो कह रहे थे 1000 से ज़्यादा लोग मर गए हैं केवल एक्सीडेंट में। तो क्या ये वो जो ट्रक चलते हैं उससे? हाँ, मैंने फिर करेक्ट किया था, मैं सामने बैठा था वहाँ पे, मैंने करेक्ट करवाया था, 2000 से ज़्यादा लोग, और ये ऑन रिकॉर्ड है, आरटीआई से मिला हुआ है। कब से कब तक का ये 2018 से है, 18 से लेकर के अभी तक का, और उससे पहले 18 से अभी तक, यानी 7 साल में 2000 लोगों ने केवल ये जो माइनिंग करने वाले ट्रक हैं, कोल परिवहन से खत्म हो गए, कुचल के अपने प्राण गंवाए हैं। और मैक्सिमम मेरे ऊपर जो केस कायम है उसी में, जो मैं 2 बार जेल गया, 17 जुलाई को मैं गया 7-8 लोगों साथियों के साथ, अभी मैं 12 दिन जेल होकर के आया, सिर्फ इसी वजह से गया, उसी का मैं विरोध कर रहा हूँ और कुछ नहीं। मेरा कहना है कि आप सड़क परिवहन से करना है, अगर आपको कोयले का परिवहन करना है तो आप अलग से रोड बना लो, या ऐसी व्यवस्था बनाओ कि एक रोड आप जो है पब्लिक के लिए दो, एक कोल परिवहन के लिए। लेकिन ऐसा सरकार, इनसे कोई, जनता से, सिंगरौली की जनता से तो कोई लेना ही देना नहीं है। आप लोग विरोध करते हैं, उसका कोई असर होता है कि और ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं वो लोग? नहीं, बस इतना असर होता है कि हमें उठा के जेल में डाल देते हैं, इसलिए विरोध करने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उस लेवल में जाकर के विरोध करने वाला मैं इकलौता सिंगरौली का बचा हुआ हूं, कि अभी जैसा कि आपने कहा कि आपने अपने आप को सुसाइड बम बना लिया है, तो मैं सुसाइड बम की तरह जो है कह लीजिए कि विरोध करने वाला इकलौता व्यक्ति बचा हूं। मैं एक जानकारी और चाहता हूं कि सिंगरौली की आम जनता, जो भोले वाले आदिवासी हैं, उन पर क्या बीत रही है इस समय? क्या वो स्वेच्छा से अब छोड़ के दूसरे शहरों में चले जाएंगे और सिंगरौली छोड़ के दूसरे नगरों में बसेंगे? क्या होगा क्या आखिर? सर, अगर देखा जाए तो हमारे आदिवासी जो है परंपरा, हमारे भारत की एक बहुत शानदार परंपरा और संस्कृति रही है, इस पे पूरा भारत हमारा गर्व करता रहा है। और जो हमारे जंगल और जड़ जंगल जमीन कहा जाता था, वो उससे आदिवासियों को जोड़ के देखा जाता था। कह लीजिए वहाँ पे हाथी, जहाँ पे अडानी जी का जंगल कट रहा है, वो काट रहे हैं, वहाँ पे जंगल प्रोजेक्ट, अडानी का जंगल नहीं है, जंगल तो जंगल है, जंगल है, अडानी काट रहे हैं। मैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अडानी जी जहाँ जंगल काट रहे हैं, उनकी कंपनी लगनी है, वहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर है, जिसमें अनुमति 1 किलोमीटर की रेंज में, हाँ, अनुमति मिलनी ही नहीं चाहिए। टाइगर कॉरिडोर वहाँ मिलनी नहीं चाहिए। पेशा एक्ट लागू था, जिसको 2022-23 में इन लोगों ने खत्म कर दिया अडानी जी को देने के लिए, और मेरे ख्याल से 5वीं अनुसूची में भी वो क्षेत्र आता है। तो सारा कुछ नियम कानून को और संविधान को इन लोगों ने तहस नहस कर दिया। और ये एक तरीके से, आप हमको सुसाइड बम कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने उन लोगों को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। आज आदिवासियों के पास ये समझ में नहीं आ रहा है हम जाएं तो जाएं कहाँ, जिनकी आदिवासी एक ऐसा मस्त मौला, ये कह लीजिए जनजाति होती है या बिरादरी हो, स्पीशीज होती हैं, कि वो खुले में रहना चाहते हैं। उनको आप जंगल में, जैसे शेर को अगर पिंजड़े में आप कर देंगे, क्या हो जाएगा? उसका वास्तविक रूप खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे वो कमजोर हो जाएगा, और हो सकता है कि उसका जीवन भी समाप्त हो जाए। इसी तरीके से अगर आदिवासियों को 40x50 के प्लाट में आप शिफ्ट कर दोगे, उसमें बंद कर दोगे, तो ऑलरेडी उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये लोग पूरे आदिवासी विरासत को और आदिवासी व्यक्तिगत जीवन को खत्म करने पर लगे हैं, एक तरीके से उनकी हत्या कर रहे हैं। कल जीतू पटवारी जी ने एक आरोप और लगाया है कि वहाँ एसपी हो, कलेक्टर हो, थाना प्रभारी हो, एक तनख्वाह तो इन्हें सरकार देती है जी, और दूसरी तनख्वाह अडानी जी देते हैं। ये क्या मामला? बिल्कुल 100% सही है। आपको बता दूं कि ऐसी जानकारी, आप जानते हैं घूस का कोई प्रमाण नहीं होता है, न लेने वाला रखता न देने वाला रखता। लेकिन ये कहा जा रहा है कि एसपी ने, जो सिंगरौली के वर्तमान एसपी हैं, ये हम लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए, आम जनता को वहां प्रताड़ित करने के लिए, कम से कम एक, मतलब ऐसा बताया जा रहा है, हम इंटरनल खबर है और ये खबर कहीं अलग से नहीं है, इसका कोई मैं प्रमाण आपको दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन पुष्ट खबर है, क्योंकि ये पुलिस विभाग से ही मेरे सूत्रों ने बताया। 50 करोड़ रुपए नगद एसपी ने लिया है, ये ऐसा बताया जा रहा है। और प्लस जो आप देखेंगे उस समय जब आंदोलन चल रहा था, एक भी टीआई आपको थानों में नहीं दिखेंगे, एक भी टीआई नहीं, सारे वहीं जैसे आर्मी के कैंप लगता है और वहां पे वो लगते हैं, कोटेज लगते बनाए जाते हैं कपड़ों के, उस तरीके से कपड़ों के कोटेज बना करके वहां सब वहां छाए हुए थे। तो एक भी अनुभागीय अधिकारी यानी एसडीओपी और सीएसपी आपको वहां क्षेत्र में नहीं मिलेंगे। थाने कौन चला रहा है? वहां मुंशी चला रहे हैं। और वो भी अगर कोई इमरजेंसी ऐसी कोई बात आ जाए कि अचानक से फोर्स की आवश्यकता पड़े तो नहीं, वहां पे आपको एक फोर्स नहीं मिलेगी, थानों में पुलिस नहीं मिलेगी आपको। और इस
इस हिसाब से मैंने एक मजाक भी कहा था उन लोगों को कि हमारे जब नेताओं को उन लोगों ने अंदर डाल दिया था जेल में, तो मैं वहाँ बाहर छुड़ाने गया था। उनको मैंने कहा कि 10 मिनट में छोड़ो, नहीं तो मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास फोर्स नहीं है, 15 लोग हो और हम 5,000 लोगों को बुला करके आज जबरदस्ती घुस के छुड़ा लेंगे। 15 मिनट में उन्होंने छोड़ दिया। ये भय था, आप सोचिए, उनके पास फोर्स नहीं थी। ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है उनके पास फोर्स। पहले ये कहा जाता था कि सिंगरौली नेताओं के लिए माल कमाई का एक जरिया है। आप तो बताओ कि नेताओं से ज्यादा तो वहाँ अधिकारी कमा रहे हैं। अधिकारी और कर्मचारी, भाई साहब आपने ही, मैंने सुना था और मैं तो आश्चर्य हूं कि ऐसी ऐसी जानकारी आपको कहां से हासिल हो जाती है कि 2 टीआई ने मुआवजा लिया। अच्छा, मेरे पास कागज है। हाँ, मेरे पास कागज है। जी जी बिल्कुल, मुझे पता है, और वो प्रमाणित है, कोई प्रमाणित नहीं है। 2 मतलब घूस भिंड देने के रहने वाले थाना प्रभारी भिंड में जी जी जनवे रहने वाले जी, वो मुआवजा ले रहे हैं सिंगरौली में। हाँ, भदौरिया और 15-15 लाख 2 लोग ले रहे हैं। पता चला कि मैंने 15 लाख बोले थे, लेकिन मुआवजा चूंकि दिया जा रहा है तो दुगना करके दिया जा रहा है, तो 33 लाख लिए जा रहे हैं। ये आप ये समझिए कि अब अडानी का घूस देने का तरीका ये बदल गया है, पूरी कंपनियों का बदल गया है। अब वो लोग मुआवजे के रूप में दे रहे हैं, मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट करके बाकायदे सजा करके थाली में दी जा रही है। अब ये समझिए, अब उनको ये भी, वहां के अधिकारियों को ये भी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है कि अगर हम ब्लैक मनी ले रहे हैं तो उसको छुपाएंगे कहाँ, वो व्हाइट करके दिया जा रहा है। ये तरीका है वहां का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने आज अपने स्टूडियो में बुलाया था भास्कर मिश्रा। ये भास्कर मिश्रा को मैं स्वयं ही सुसाइडल बम इसलिए कहता हूँ कि ये कूद जाते हैं, आग में कूद जाते हैं, और ये कई बार 4 बार जेल हो आए हैं, और अब इनका जिला बदल की तैयारी है। और इन्होंने कोई अपराध नहीं किए हैं, ये सिर्फ आम जनता की आवाज़ को उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे लोग भी समाज में बहुत ज़रूरी हैं जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आज उन्होंने एक बड़ी जानकारी दी है कि अभी तक अडानी को जंगल दिया है, लेकिन एनसीआई किसको लिमिटेड को, नॉर्दर्न कोल इंडिया लिमिटेड को इन्होंने पूरा की पूरा अब शहर दे दिया है। जंगल भी उजाड़ा जाएगा, बस्ती भी उजाड़ी जाएगी। पता नहीं सिंगरौली क्या वाकई इतिहास के पन्नों पर ही रह जाएगी या वास्तव में हमें दिखेगी। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।